बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है क्योंकि इसकी लिमिट्स हमारे पास कांस्टेंट गिवन है और ये जो इसका कर्नल गिवन है साइन इंटू एक्स प्लस टी, ये हमारे पास सेपरेबल या फिर डीजेनरेट कर्नल इसका गिवन है। क्योंकि हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी। अब इसमें क्वेश्चन में हमने ये करना है कि शो डैट द इंटीग्रल इक्वेशन पोसेसेस नो सॉल्यूशन फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि जब हम यहाँ पे फंक्शन को कंसीडर करेंगे एक्स के बराबर तो इस इंटीग्रल इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स ये इनकन्सिस्टेंट होगी। फिर हमने ये प्रूव करना है कि but that it possesses infinitely many solutions when f of x is equal to 1। तो जब हम यहाँ पे f of x को 1 कंसीडर करें तो फिर इस इंटीग्रल इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके दो केस लेंगे। पहला केस हम ये कंसीडर करेंगे कि जब f of x x के बराबर हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जब हम f of x को 1 के बराबर लें तो फिर इनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो चलते हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1/पाई 0 टू पाई साइन इंटू एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं सेपरेबल कर्नल को, साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी इंटू वाई ऑफ टी डी टी। अब हम इस 1/पाई को इसके साथ भी लिख लेते हैं और इसको हम इसके साथ भी लिख लेते हैं। तो हमने इनको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमने इसमें से x वाली टर्म्स को बाहर कर लिया क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं t के लिहाज से। यहाँ पे भी हमने cos x को बाहर कर लिया और हमने इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं t के लिहाज से। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। इसी तरह जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इसका भी आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं c1 के बराबर और इसको हम लेट कर लेते हैं c2 के बराबर। अगर हम इसको लेट कर लें तो फिर ये हमारे पास बनेगा y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस c1 साइन एक्स ओवर पाई प्लस c2 कॉस एक्स ओवर पाई। तो ये हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इस y ऑफ x को y ऑफ t में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे c1 में और फिर हम इस y ऑफ x को y ऑफ t में कन्वर्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट पुट करेंगे c2 में। तो हम सबसे पहले इसका केस नंबर 1 लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमने f ऑफ x को x पुट कर लिया, हमने y ऑफ x को y ऑफ t में चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यूज़ कर रहे हैं इन वन c1 में पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद यहाँ पे कॉस टी वैसे और y ऑफ टी की वैल्यू पुट कर लें, तो ये हमने y ऑफ टी की वैल्यू पुट कर लें। इस कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे और यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम कॉस के टी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर ली, टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस साइन 2t इंटीग्रेशन कॉस 2t ओवर -2, और यहाँ पे हमने कॉस के टी की वैल्यू पुट की 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2। हमने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड की, लिमिट्स पुट की। लिमिट्स पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास इसकी इक्वेशन आ रही है c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर सपोज हमारे पास 2 आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस y ऑफ t को पुट करेंगे। ये जो हमारे पास y ऑफ t आता है इसको हमने पुट करना है c2 में। c2 में पुट करने के बाद देखें जब हम y ऑफ t को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये साइन t वैसे और y ऑफ t की वैल्यू को पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी साइन t वैसे, फिर y ऑफ t की वैल्यू को पुट करें। पुट करने के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे,
डबल एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे, तो फिर यहाँ पे वही सीन आ रहा है, साइन टी कॉस टी, उसको 2 पे मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फाइंड कर ली, और यहाँ पे भी इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर ली। तो फाइंड करने के बाद हमने इसकी लिमिट्स को पुट कर लिया, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से हमारे पास इसकी दो इक्वेशंस आ रही हैं। इससे हम पहले भी इसकी इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रही है c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 2 पाई। अब हमारे पास ये जो इक्वेशंस आ रही हैं, एक तो हमारे पास c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड की थी c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास c1 और c2 की कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है, अगर हम इसको इसमें पुट करें तो इसको सेटिस्फाई कर लें, इसमें पुट करें तो ये दोनों को सेटिस्फाई करें। तो हम ये कहते हैं कि सो इक्वेशंस 2 and 3 आर इनकन्सिस्टेंट। ये जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं इनकन्सिस्टेंट आ रही है, सो नो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को 1 पुट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ रहा था, यहाँ पर हम इसको 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाई ऑफ एक्स को वाई ऑफ टी में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम इस वाई ऑफ टी को दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे, फिर C2 में पुट करेंगे। जब हम इस C1 में पुट करेंगे तो देखें हमारे पास ये कॉस टी वैसे वाई ऑफ टी आ रहे हैं, वाई ऑफ टी की वैल्यू पुट करें, कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन, तो यहाँ पे इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास कॉस के टी आ रहे हैं। तो इसका डबल एंगल फार्मूला से वैल्यू को पुट करें। पुट करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। फाइंड करने के बाद हमारे पास इसकी इक्वेशंस बनेगी c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इससे पहले y ऑफ टी को c1 में पुट किया। अब हमने क्या करना है, इस y ऑफ टी को c2 में पुट करना है। यहाँ पे उसी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास इस साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन फाइंड करें। इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद लिमिट्स पुट करें, तो यहाँ से हमारे पास इसकी भी इक्वेशन बनेगी c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखें इससे पहले भी हमारे पास इक्वेशन आ रही है c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, और यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन आ रही है c1 माइनस c2। अब ये चूँकि दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, इसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखें हम c1 को अगर 5 पुट कर लें, यहाँ पे 5 पुट कर लें, 5 माइनस 5 0। अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, -2 पुट कर लें, तो इसके बेशुमार सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम ये कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 देयर आर मैनी वैल्यूज विच सेटिस्फाइड of C1 and C2 which satisfies 4 and 5, so infinite many solutions possible। अब इस क्वेश्चन को हम ओवरव्यू कैसे ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का ओवरव्यू हमारे पास ये गिवन है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हम इसमें सबसे पहले इसकी सीरीज़ ओपन करते हैं। सीरीज़ ओपन करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो टी वाली टर्म्स होती हैं उसको हम लेट कर लेते हैं C1, और जो दूसरी टी वाली टर्म्स होती हैं इसको हम C2 लेट करने के बाद हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को, जो केस हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम एक्स के बराबर पुट करते हैं। तो हम इस वाई ऑफ एक्स को वाई ऑफ टी में चेंज करते हैं। हम C1 में पुट करेंगे, पहली इक्वेशन आएगी। इस वाई ऑफ टी को C2 में पुट करें, दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे, और वहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि उनके कोई भी वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड नहीं करता। फिर हम एफ ऑफ एक्स को 1 पुट करेंगे, उस वाई ऑफ एक्स को वाई ऑफ टी में चेंज करेंगे, दोबारा यहाँ पे C1 C2 में पुट करेंगे, तो वहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस सेम आती हैं, तो वहाँ से उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं।